मेरा नाम फरहान शेर है। मेरा ताल्लुक़ सवाबी से है जो कि KPK का एक डिस्ट्रिक्ट है। My father is a retired army officer and we're a family of 5. My younger brother is currently undergoing training at PMA Kakul while my younger sister is a doctor. I've studied civil engineering from Qaid-e-Awam University, Nawabshah. Due to the nature of my father's job, we've been traveling around Pakistan, and this was my second attempt of CSS in which I have successfully cleared the civil services. Just as I've mentioned, it was always in the back of my mind, लेकिन हमें कुछ academic decisions जो है वो काफ़ी रैशनल होके करने पड़ते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कि आफ्टर FSC देयर आर ओनली 2 avenues, either you become a doctor or you become an engineer. So ऑल्दो मेरा जहन के बैक में था, लेकिन मुझे पता था कि अगर खुदा ना खास्ता ये नहीं होता या इस तरह कोई आगे मामला आता तो आई हैव समथिंग टू फॉल बैक टू। और हालांकि मैंने 1 साल बल्कि 2 साल मैंने फील्ड में जॉब भी की है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं CSS की अटेम्प्ट ना दूं तो मुझे रिग्रेट रहेगा इस बात का। सो दैट इज़ वाई आई वेंट फॉर इट, एंड ऑल्दो आई फेल्ड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, लेकिन मुझे उससे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि आई न्यू कि आई वुड बी एबल टू पास इट eventually. I've gotten 137th position all over Pakistan while I'm at 19th position in KPK, and I've been allocated to Pakistan Audit and Account Services. This was my second attempt. I couldn't clear it in the first, but thanks to Almighty Allah, I was successful at it in the second attempt. Doing CSS was always at the back of my mind, but due to certain reasons, I could not pursue them earlier in my career. मैंने जॉब की काफ़ी अर्सा, मैंने तकरीबन 2 साल ग्रेजुएशन के बाद जॉब की, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैंने ये अटेम्प्ट ना दी तो शायद मुझे सारी ज़िंदगी रिग्रेट हो कि मैंने ये अटेम्प्ट नहीं दी। इस वजह से 2020 में मैंने अपनी CSS जर्नी का आगाज़ किया। ऑलमोस्ट वाज अगस्त, और पहली अटेम्प्ट तो मैं नाकामी हासिल हुई, लेकिन काफ़ी मोटिवेशन भी हुई। पता लगा जब पेपर में बैठा तो पता लगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल, एंड थ्रू परसेवरेंस एंड हार्ड वर्क इट कैन बी डन। माई ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वर पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यूरोपियन हिस्ट्री, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, and Pashto. I got 106 marks in political science, 81 marks in town planning and urban management, 61 in Pashto, 44 in constitutional law. Optional subjects की selection में ज़्यादा किरदार मेरे सीनियर्स का रहा है, क्योंकि उनकी काफ़ी रिसर्च थी इसके बारे में। तो कुछ स्कोरिंग ट्रेंड, कुछ डिग्री के साथ कंपैटिबिलिटी और कुछ इंटरेस्ट, इन तीनों चीज़ों को मिला के ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन की थी। पहली अटेम्प्ट में मैंने तकरीबन 5 से 6 महीने तैयारी की थी। चूँकि मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था तो साइंस आर्ट्स में थोड़ा मुश्किल हुआ मुझे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जैसे सब्जेक्ट्स में, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में इनके जार्गन्स और इनकी जो स्पेसिफिक इनकी होती हैं चीज़ें होती हैं, उनको समझने में काफ़ी टाइम लग गया। इस वजह से पहली अटेम्प्ट में नाकामी का सामना करना पड़ा। दूसरी अटेम्प्ट में मैंने अक्टूबर से तैयारी शुरू की थी, और चूँकि टाइम भी ज़रा हमें एक्स्ट्रा मिल गया था, पेपर आगे मई को चले गए थे, तो जिसकी वजह से काफ़ी टाइम मिल गया था प्रिपरेशन का, और अल्हम्दुलिल्लाह इट वर्कड आउट इन द एंड। मेरे ख्याल से ये एग्ज़ाम एक रिटन एग्ज़ाम है, और इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इंसान रिटन प्रैक्टिस को दे उतना बेहतर है। पहली अटेम्प्ट में मेरे ख्याल से मेरे से जो सबसे बड़ी गलती हुई वो यही थी कि मैंने रिटन प्रैक्टिस नहीं की थी, मैंने मॉक एग्ज़ाम्स नहीं दिए थे। चूँकि पहले में ये एक्सपीरियंस हो गया था, तो दूसरे अटेम्प्ट में मैंने रिटन प्रैक्टिस को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी। नोआ के मैंने मॉक्स दिए रिटन मॉक्स एग्ज़ाम से पहले, जिसकी वजह से काफ़ी मदद हुई, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नॉलेज कितना है, बल्कि ज़रूरी है कि आप उस नॉलेज को पेपर पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मेरा ऐसे का टॉपिक था डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। मैंने ऐसे को टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया था प्रिपरेशन के दौरान, और तकरीबन 12 से 13 जो ब्रॉड टॉपिक्स हैं उनके ऊपर काफ़ी रिसर्च की थी, बुक्स वगैरह पढ़ी थी और एविडेंस वगैरह कलेक्ट किया था। ऐसे की तैयारी में सर आरिफ जावेद साहब का बड़ा रोल है, उनकी एवेल्यूएशंस ने काफ़ी हेल्प किया।
जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मैं ऐसे पास करने में कामयाब। जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए मैंने ये किया था कि मैं सुबह का टाइम जो है पहला सेशन 1 आवर या 1.5 आवर उसमें मैं करता था। उस वक्त माइंड फ्रेश होता था और उस वक्त बंदा मोटिवेटेड भी होता था। अल्लाह ताला ने जो है इस टाइम के अंदर ये बरकत रखी हुई है, तो ये सब्जेक्ट मैं उस टाइम में करता था। बाकी जो सब्जेक्ट्स थे जिस तरह करंट अफेयर्स हो गया, चूँकि पहली अटैम्प्ट में मेरे करंट अफेयर्स में काफ़ी कम मार्क्स थे, तो इस वजह से मैंने इसमें काफ़ी इसको पढ़ा। इसको मुख्तलिफ़ किस्म के जो रिसर्च पेपर्स हैं, अखबार वगैरह, डॉन वगैरह पढ़ना, उसको काफ़ी एंगल से मैंने देखा, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इस बार पास होने में कामयाब हुआ। नो डाउट अहादीस और आयात जो है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस्लामियात के पेपर के अंदर, लेकिन मेरे ख्याल से आपका क्रिटिकल एनालिसिस वो भी बहुत ज़रूरी है। इस्लामियात का पेपर जो है वो इस वजह से भी काफ़ी लोग फेल करते हैं, क्योंकि वो इस्लामियात को जिस तरह हमने फर्स्ट क्लास से लेके सेकेंड ईयर तक, FSC तक हमने जिस तरह पढ़ा होता है, लोग उसको उस तरह अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम हेयर। आपको एनालिसिस देना पड़ता है, इसके अलावा यू हैव टू सब्सटेंशिएट योर आर्गूमेंट्स विद आयात एंड हदीस। सो आई थिंक ये अप्रोच रखी जाए तो ये सब्जेक्ट काफ़ी आसान हो जाता है। ऑफ कोर्स टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट काफ़ी एक ट्रिकी सब्जेक्ट इस वजह से साबित हुआ क्योंकि उसके सोर्सेज मार्केट में इस तरह अवेलेबल नहीं है, इस तरह का सब्जेक्ट नहीं है जो कि आमतौर पर लोग इसको ऑप्ट करते हैं। तो मैंने इसके रिकमेंडेड बुक्स से तैयारी की जो FPSC की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा UN हैबिटेट के डिफरेंट रिसर्च पेपर्स वगैरह आते हैं, जिसकी वजह से इस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग में मुझे काफ़ी मदद मिली। तो मेरे ख्याल से कि अगर इंसान रिकमेंडेड बुक्स को पकड़े और इसके साथ डिफरेंट रिसर्च पेपर्स की मदद से इसको मुख्तलिफ एंगल से देखे तो इस सब्जेक्ट में स्कोर करना आसान हो जाता है। मेरे ख्याल से इस्लामियात के लिए जो चुगताई साहब की बुक है वो इनफ है। जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी है उसके लिए मियाँ शफीक साहब की बुक है वो भी ओके है। मैं जनरली इस तरह की बुक्स रिकमेंड नहीं करता बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन पर्टिकुलरली फॉर दीज 2 सब्जेक्ट्स ये जो मार्केट में बुक अवेलेबल हैं ये बेहतर हैं। इसके अलावा आपने जो जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, आई वुड रिकमेंड कि आप उसके मुतालिक रिसर्च पेपर्स पढ़ें और इसके अलावा जो रिकमेंडेड बुक्स हैं FPSC की तरफ से उनको कंसल्ट करें। यस, नोट मेकिंग स्ट्रेटजी इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। शुरुआत में मैंने ये किया कि मैंने सही डिस्क्रिप्टिव नोट बनाए, सही डिटेल नोट्स बनाए, लेकिन जब रिवीजन के लिए मैं आता था, जब उस सब्जेक्ट को मैं रिवाइज करता था तो उन्हीं नोट्स के मैं दोबारा शॉर्ट नोट्स बना लिया करता था और जितनी बार मेरी रिवीजन होती गई वो नोट्स शॉर्ट से शॉर्ट होते गए, यहाँ तक कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले मेरे पास हार्डली एक सब्जेक्ट के 10 से 12 पेज हुआ करते थे, जिससे मुझे कोर प्रिंसिपल्स का पता होता था और उसके इर्द गिर्द कहानी मैं बना लेता था। मेरे ख्याल से सबसे पहले प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप एग्ज़ाम में 4 सवाल पूरे कर गए हैं, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपसे एक सवाल भी मिस होता है तो देन यू विल नॉट बी एबल टू कम्पीट विद द अदर कैंडिडेट्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि आपने 4 सवाल पूरे करने। इसके अलावा आप अपने आंसर्स को जितना बेहतर एविडेंस, रेफरेंसेस और स्टेटिस्टिक्स के साथ सब्सटेंशिएट कर सकते हैं उतना बेहतर है। आप आपने जो रिकमेंडेड बुक्स पढ़ी हैं आप उनका हवाला दें, आप उनका रेफरेंस दें और कोटेशंस वगैरह अगर आपको इस तरह की आती हैं, जिस तरह यूरोपियन हिस्ट्री या हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स इन पर्टिकुलर, इसके अंदर कोटेशंस का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आप इस तरह अपना पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो इंशाल्लाह इट विल बी इन योर फेवर। असल में ये जर्नी काफ़ी लंबी है और कोई भी एस्पिरेंट ऐसा नहीं है जो कि बीच में जिसने हार ना मानी हो। मैंने खुद बीच में 3-4 महीने करके ये सोच लिया था कि ये CSS मैं नहीं कर सकता या ये चीज़ जो है ना ये मेरे लिए नहीं बनी। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू फाइंड योर ओन रीजंस फॉर डूइंग इट और ये है कि इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी, लेकिन आपने सर नीचे करके चलते जाना है। यू हैव टू रिमेन कंसिस्टेंट। काफ़ी दिन ऐसे आएंगे, आपके बुरे दिन आएंगे, लेकिन उसमें आपने अपने आप को ज़बरदस्ती पढ़ाई की मेज़ पे बिठाना होता है और आपने अपने आप को मोटिवेट करना होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। माई साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस वाज क्वाइट गुड। हमारे साथ जो कॉलीग्स थे वो भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थे और अकोमोडेटिंग थे और उनके साथ काफ़ी मज़ा आया। पिछली बार साइकोलॉजिकल 2 डेज़ का था, इस बार साइकोलॉजिकल जस्ट फॉर 1 डे था, लेकिन काफ़ी लंबा दिन होता है। वो आपको 10:30-11 बजे से लेके 3-4 बजे तक डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं और इसके अलावा आखिर में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको आपको इंटरव्यू भी देना पड़ता है। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस
एंड मेरे ख्याल से कि मेरा साइकोलॉजिकल अच्छा गया था, जिसकी वजह से मुझे इंटरव्यू में भी कॉन्फिडेंस मिला था। मेरा जो इंटरव्यू था वो बहुत मेमोरेबल था। जो मेरे हिसाब से इंटरव्यू 3 चीज़ों के ऊपर जज होता है। एक है आपकी आर्टिकुलेशन, दूसरा है आपका कॉन्फिडेंस, तीसरा है आपका नॉलेज। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिसाब से मेरी तीनों चीज़ें अच्छी थी और जिसकी वजह से मैंने इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा स्कोर किया। मेरे रिटन के अंदर मार्क्स कम थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे आने की वजह से मुझे एलोकेशन भी मिल गई। इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ज़्यादातर मुझसे यूरोपियन हिस्ट्री के हवाले से पूछा। डिफरेंट उन्होंने फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछा कि द कॉलोनाइजेशन इन द नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स एंड द कॉलोनाइजेशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इन दोनों को आप क्रिटिकली एनालाइज करें, इनको कंपेयर करें, कंट्रास्ट करें। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। पैनलिस्ट जो थे वो भी काफ़ी इंगेजिंग थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे सवालात किए और मुझे लगता है कि हमें उनसे भी सीखने का काफ़ी मौका मिला। यस, जिस तरह के मैंने पहले भी मेंशन किया कि नोआ जो रिटन एग्ज़ाम है ये CSS, और इसमें मेन किरदार है आपके रिटन प्रैक्टिस का। तो नोआ के साथ जो मेरा रिश्ता है वो शुरू होता है मेरी 2022 की जो अटैम्प्ट थी उससे पहले मैंने मॉक एग्ज़ाम दिए थे नोआ के बारे में सुना भी काफ़ी था। तो जब मैंने मॉक एग्ज़ाम्स यहाँ पे दिए तो मुझे पता लगा कि मैंने पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, मैंने टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, और मैंने अपने आप पेपर को मुख्तलिफ कैसे बनाना है बाकी कैंडिडेट से। इसके अलावा इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी यहीं से की। सर फरीद और सर अली ने काफ़ी हेल्प की उसमें, और मेरे ख्याल से नोआ का काफ़ी अहम किरदार रहा है मेरी कामयाबी में। मैं एक बात कहूँगा कि परसेवेरेंस एंड हार्ड वर्क ट्रम्प्स टैलेंट ऑन एनी गिवन डे। आप अपने आप को कंसिस्टेंट रखें, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें, इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपका साथ देगी।